नमस्कार दोस्तों, पांडे क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो अर्थ अलंकार। हम अलंकार पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला अलंकार रहेगा उपमा अलंकार। तो पढ़ते हैं उपमा अलंकार। देखिए ये कक्षा 9-10 का यहाँ पर पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, लेकिन ये 10 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये सारे अलंकार कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये है हमारा उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता, वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता है, ठीक है, वो दर्शाने के लिए, उसकी विशेषता को दर्शाने के लिए, मीन्स कि सामने लाने के लिए क्या किया जाता है? उसी समानता में गुण, उसी समानता के गुण में जो बड़ी हुई प्रसिद्ध वस्तु है उससे की जाती है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं बोल देती हूँ किसी बच्चे से, आप तो विराट कोहली के समान क्रिकेट खेलते हो, मीन्स कि मैंने क्या करा? एक छोटे बच्चे क्रिकेटर की जो समानता की है, किससे? एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से की है, जाने माने क्रिकेटर से की है, मीन्स कि तुम तो विराट कोहली के समान खेलते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को दर्शाने के लिए उसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से कर देते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए मैं उदाहरण की सहायता से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ समानता की जाती है, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद भगवान के चरण कमल, पद कैसे हैं? कोमल कमल से, किसके समान है? कोमल है, किसके समान? कमल के समान। कैसे है? कोमल कमल से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? उपमा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। देखिए प्रभु के चरणों की क्या की है? किससे की गई है? कोमल कमल के फूल से की गई है, कमल की पंखुड़ियों से की गई है। उनके पद कैसे हैं? कमल की पंखुड़ियों के समान, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा होती है सुबह, प्रभात, ठीक है। जब सुबह हुई तो सुनहरे तीर बरसाती, यहाँ अगर इसमें उषा सुनहरे तीर बरसाती, यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा इस पंक्ति में, ठीक है। क्योंकि उषा जो है वो सुबह का वर्णन किया गया है इसमें, और यहाँ पर तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होता है पहली पंक्ति में, ठीक है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, कैसी लक्ष्मी उदित हुई? जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा तीर बरसाती कैसी उदित हुई? जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। नील कमल से सुंदर नयन, सुंदर नयन के कितने सुंदर? नील कमल जैसे, कैसे सुंदर? नील कमल जैसे। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तो आशा करती हूँ उपमा अलंकार समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला कौन सा अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। देखिए ये सब अर्थ अलंकार है, इनमें शब्दों का कुछ भी शब्दों से संबंधित कुछ भी नहीं हम यहाँ पर देख रहे हैं, अर्थ को हम समझ रहे हैं, अर्थ के अनुसार ही हम इसका नाम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए
हम अर्थ ही समझेंगे, लेकिन ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लगभग उपमा और रूपक तो समान लगते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान रखना है यहाँ पर। जहाँ गुण के अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देखिए, ध्यान से परिभाषा को देखिए और समझिए। जहाँ गुण, अब देखिए, हम गुण तो हमने पहले उपमा अलंकार में भी देखा था, लेकिन हमने समानता की थी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से, या उपमा उपमेय वहां भी होता है, ठीक है? तो समानता यहाँ भी करनी है, यहाँ भी दर्शानी है, लेकिन उसे समानता को ऐसे दर्शाना है, उपमेय और उपमा को ऐसे दर्शाना है हमें कि वो अभिन्न हो जाए, वो एक ही प्रतीत हो। वो क्या हुआ? एक ही शब्द प्रतीत हो। हम जैसे किसी भी, अभी उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाऊँगी, किसी भी वस्तु को का उपमा और उपमेय हम करते हैं तो हमें, अब देखिए, उपमा और उपमेय मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर उपमेय होता है जो वस्तु जिस वस्तु की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, जिसकी समानता बताई जा रही है, ठीक है? जिसकी समानता समानता जिसकी समानता बताई जा रही है, ठीक है? और उपमान होता है प्रसिद्ध वस्तु। उपमान होता है प्रसिद्ध वस्तु, जिस प्रसिद्ध वस्तु से हम उसको समानता जान रहे हैं, ठीक है? वो प्रसिद्ध वस्तु जिससे समानता लगाई जा रही है, जिसके समान उसको बताया जा रहा है। उपमेय वो है जिसकी समानता बताई जा रही है, और उपमान वो है जिससे उसकी तुलना, जिस प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जा रही है। अब हम जब इसको समानता बताएंगे तो उसको इस तरह से दर्शाएंगे कि वो अलग प्रतीत हो ही ना, वो अभिन्न हो जाए, वो मतलब अलग ना हो, और बोलने में ऐसा प्रतीत हुए कि दोनों शब्द एक ही हैं, एक कर दिए जाएं, ठीक है? दोनों को एक कर देना है रूपक अलंकार में, ठीक है? तो देखते हैं, उदाहरण की सहायता से एक बार इसको समझते हैं, और परिभाषा को आप आराम से पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा बहुत जरूरी है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। कौन सा खिलौना? चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। देखिए, चंद्र खिलौना, खिलौना कौन सा? चंद्र जैसा। लेकिन उपमा, इसको ऐसे आरोपित किया गया है, ऐसे दर्शाया गया है कि चंद्र खिलौना दोनों एक ही प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? तो यहाँ उपमा और उपमेय दोनों अलग प्रतीत नहीं हो रहे हैं, चंद्र खिलौना एक ही शब्द प्रतीत हो रहा है। इस तरह से आरोपित किया गया है कि वो एक ही लगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, ठीक है? रूपक अलंकार। अब देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा धन पाया है? राम के समान रतन पाया है, राम के समान रत्न पाया है, राम रतन धन पायो। कौन सा? राम रतन धन पायो। इस, ये भी उपमा और उपमेय को इस तरह से दर्शाया गया है कि ये दोनों एक ही प्रतीत हो रहे हैं, तो रूपक अलंकार है, ठीक है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। किसके? प्रभु के चरण कमल, कमल के समान चरण। उपमा और उपमेय है, लेकिन बताया इस तरीके से है कि दोनों एक ही प्रतीत हो रहे हैं, चरण और कमल, ठीक है? तो चरण कमल, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। इसके अलंकारों के और भी उदाहरण, मैं बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। जब बहुत सारे अलंकारों के उदाहरण हम एक साथ सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अलंकार हमारी समझ में आया है और कौन सा नहीं आया है। और वहां पर जब सारे अलंकारों के सारे उदाहरणों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अलंकार कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज और यहाँ पर उपमा अलंकार में आपको एक चीज और बता देती हूँ। उपमा अलंकार ही था ना सबसे पहले, अभी हमने पहले पढ़ा था,
ठीक है, मैं अभी बाद में बताती हूँ, पहले अभी इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कर लेते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब से देखिए हमने उपमा पढ़ा, रूपक पढ़ा, अब हम उत्प्रेक्षा पढ़ रहे हैं और ये उपमा उपमेय हमारे साथ चल रहा है। मीन्स कि ये उपमा और उपमेय हमारे साथ चल ही रहा है, समानता चल ही रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी समानता है, लेकिन समानता की नहीं गई है, यहाँ पर संभावना जताई गई है, कल्पना की गई है कि मानो उसके जैसा। देखिए वो क्रिकेट खेलता है, मानो विराट कोहली के जैसा खेल रहा हो। हमने एक कल्पना की, उसकी समानता की, लेकिन खेलता है नहीं कहा, मानो खेल रहा हो। वो ऐसे खेल रहा था जैसे विराट कोहली खेल रहा हो, मानो खेल रहा हो। मीन्स कि हमने एक कल्पना की कि ऐसा हो। ठीक है, तो वहां पर क्या अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कि कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां पर समानता तो करते हैं लेकिन एक कल्पना करते हैं, मानो। अब देखिए इसके वाचक शब्द क्या आते हैं, इन इसके पदों में कौन आते हैं? मनु, मानो, जानहु, जानो, मनहु आदि, ये शब्द इसके वाचक शब्द हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसको भी उदाहरण परिभाषा आप देख लीजिएगा, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अगला है, यहाँ पर है, उदाहरण की सहायता से हम इसे समझ लेते हैं। उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या हुआ? उस काल मारे क्रोध के तनु उसका कांपने लगा। देखिए, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर उसका तन क्रोध से कैसे कांपने लगा? हमने उसकी कल्पना तो की, समानता तो बताई, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, लेकिन पूरा पूर्ण रूप से नहीं किए। मानो, हमने क्या कहा? ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग। यहाँ पर मानो आ गया। देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन का अर्थ होता है, ये आप कविता पढ़ेंगे, कक्षा 10 का पाठ्यक्रम में से ली गई है। दो पाहुन होते हैं मेहमान। तो ज्यों ज्यों आए हो गांव के शहर में, गांव में शहर के, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहर के कोई मेहमान गांव में आए हो। ज्यों, कैसे? ज्यों, जैसे। हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया? जैसे, आए हो जैसे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, आकाश में बादल ऐसे छाए हैं मानो काले पर्वत हो। आकाश में बादल ऐसे छाए हैं मानो कौन हो? काले पर्वत हो। हम देख रहे हैं आकाश में और हम बोल रहे हैं कि आकाश में बादल ऐसे छाए हुए मानो कोई काले पर्वत हो, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। देखिए, यहाँ पर परिभाषा में स्पष्ट दिया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाए। क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो भी है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अतिशोक्ति अलंकार। अगला कौन सा है? अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार होता है जहां किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। मीन्स कि किसी भी बात को अधिक इति करके, मतलब अधिक अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाए कि जो चीज संभव ही ना हो, वो असंभव वस्तु भी वहां पर दे दी जाए, तो वहां पर क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। उसका वर्णन किया जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। बहुत सरल होता है। देखिए, उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगी नहीं, लगन न पाई आग, आग लगी नहीं, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। और लंका सारी जल गई, अगर पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जली?
तो यहाँ पर लेखक ने जो किया है अतिशोक्ति की है कि आग लगे बिना ही सारी लंका जल गई। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत सारी नदियां थी, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मीन्स कि उसके सोचने तक ही चेतक उस पार था। इतनी नदियां थी, इतनी बड़ी नदी थी, उसे पार करना असंभव था। सोचने तक, राणा के ये बात सोचने तक उसका चेतक क्या था? नदी के उस पार था। तो यहाँ पर भी अतिशोक्ति हुई है, इतना तेज कोई नहीं हो पाता। ठीक है, कि एक बात सोचने तक ही चेतक क्या था? उस पार था। यहाँ पर भी अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कड़त साथ ही म्यान में, असी रिपु तन के प्राण। ठीक है, कढ़त साथ ही म्यान के, जैसे म्यान के साथ में क्या करता है? तलवार निकलते ही क्या होते हैं? रिपु के प्राण ले लेती है, शत्रु के प्राण ले लेती है। मीन्स कि इतना वो म्यान से निकले बिना ही कैसे किसी के प्राण ले सकती है तलवार। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर लेखक ने अतिशोक्ति का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति, जब भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है तो वहां पर क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा था अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, ये हो गया अतिशोक्ति अलंकार के उदाहरण। तो अगला हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। अगला देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार। अगला क्या है? मानवीकरण। ठीक है, जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां पर क्या होता है? मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर क्या होता है? मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया होता है, तो वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए कैसे, उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। ऊषा सुनहरे तीर बरसाती, मैंने कहा था ना, ऊषा सुनहरे तीर बरसा। सुबह जो प्रातः होती है उसको ऊषा, एकदम सुबह जब सूरज की किरणें निकलती हैं, आसमान आपको लाल दिखाई देता है, तो वो होता है, उस समय को ऊषा कहते हैं। और जो सूरज की किरणें निकलती हैं उसको तीर के समान उसने बताया है। तो ये प्राकृतिक जो दृश्य है उसको मानव की तरह बताया है कि वो तीर बरसाती है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कौन आए? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब मेघ भी क्या है? एक प्राकृतिक वस्तु है, मीन्स कि कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन उसको बताया है कि वो मनुष्य की तरह बन ठन के सवर के आए हैं। तो मानवीकरण अलंकार वहां पर है। ठीक है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब मेघमय आसमान से कोई मेघमय संध्या सुंदरी, कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी को एक परी बना दिया है। मीन्स कि उसका मानवीकरण यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर भी क्या है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। और उपमा अलंकार के जो उपमा अलंकार है उसमें थोड़ी सी बात और रह गई है, मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो और बना दूंगी। ठीक है, तो उपमा, जो उपमा अलंकार होता है उसके दो अंग उपमेय और उपमा होता है, उपमान होता है और समान पद, और वो जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें सारी चीज बता दूंगी। ठीक है, तो अभी ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर समझ में आ जाए बात तो कमेंट में लिख कर भेजिए, और वीडियो को एक बार समझ में नहीं आती है तो 2 बार देखिए, ताकि वीडियो आपकी पूरी समझ में आ जाए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।